अपने चैनल लाइफ ऑफ कॉमर्स पे वापस आपका स्वागत है। तो आई होप आप सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे और मास्क पहन रहे होंगे जब भी बाहर जा रहे होंगे, बिकॉज आप जानते ही हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस समय टाइम पढ़ाई करने का है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अपने को क्या करने हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग करने हैं। यही शुरुआत का टाइम कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने का है, ताकि आप बाकी सारे बच्चे जो भी हैं उनको अच्छे से कंपटीशन दे पाओ और उनसे आगे निकल पाओ। बिकॉज जो शुरुआत रेस की जल्दी करता है वो आगे बढ़ता ही है, ऑब्वियस ही बात है। जो ज़्यादा प्रिपेयर होता है वो अच्छा कंपटीशन दे पाएगा। तो मैं इसीलिए आपके लिए इकोनॉमिक्स की काफ़ी सारी वीडियोस डालता रहता हूँ, हर दिन एक एक दो डालने की कोशिश करता हूँ मैं, ताकि आप कॉन्सेप्ट याद करने में और कॉन्सेप्ट समझने में बिल्कुल पीछे नहीं रह जाओ। मैं चाहता हूँ कि आप क्लास में, जो भी स्कूल है उसमें, जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आगे ही रहो। तो इसीलिए मैं इकोनॉमिक्स की वीडियो डालता रहता हूँ, आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ। बस मुझे क्या चाहिए, छोटी सी चीज़, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड करवाते रहें। तो आई होप आप इस वीडियो के साथ भी यही करेंगे। तो मैंने जैसे कि पहले इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने न्यूमेरिकल करवाए हैं। न्यूमेरिकल किसके? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के न्यूमेरिकल्स मैंने 3-4 क्वेश्चन करवा दिए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें 1-2 काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉप क्वेश्चंस थे, पहले दूसरा तो ईजी थे, बट बाकी जो तीसरा और चौथा था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और चौथा वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो इस वाली वीडियो में क्या करवाऊँगा मैं, इस वाली वीडियो में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, जिसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम, जो भी इंटरनल एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उसमें आए, या फिर कोई MCQ वगैरह टेस्ट वगैरह हुआ तो उसमें आ जाए। तो इनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं सप्लाई वाले चैप्टर में से, कि अगर सप्लाई वाले चैप्टर में से कुछ भी आएंगे तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन के यही आएंगे। तो मैं इसीलिए आपका ये चाहता हूँ कि MCQ आपको प्रिपेयर करा दूँ, आपको पता हो कि ये आंसर है तो ये आंसर क्यों है, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आंसर ये है तो ये आंसर क्यों है। तो मैं इसीलिए ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन इस वीडियो में समझाऊंगा। अराउंड 25 क्वेश्चन हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझते हुए पढ़ेंगे, और मैं साथ साथ क्वेश्चन के आंसर बताते बताते एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। तो आप मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, मैंने काफ़ी लंबा बोल दिया है नो, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं। एक तो फोर्थ दिया है हमारा, स्टॉक एंड सप्लाई आर ऑलवेज इक्वल। एक दिया है, सप्लाई डज नॉट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट पॉलिसी। पहली बात, ये तो सबसे गलत है ये, बिकॉज एक गवर्नमेंट पॉलिसी सप्लाई का डिटर्मिनेंट है। ये डिटरमाइन क्या करता है, वो सप्लाई को डिटरमाइन करता है, किसके अकॉर्डिंगली, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। तो सबसे गलत तो हमारा ये वाला है ये भी, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है कि उस पर डिपेंड नहीं करती गवर्नमेंट टैक्स की पॉलिसी पे। गवर्नमेंट की जो टैक्स की पॉलिसी पे है उस पर सप्लाई डिपेंड करती है। अगर टैक्स बढ़ गया तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो सेकंड वाला क्या है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। तो हमारा आंसर तो ये सही है, बिल्कुल सही है, बट मैं आंसर बताऊँ ये सही क्यों है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं स्टॉक भी बता चुका हूँ और सप्लाई भी बता चुका हूँ कि क्या क्या होती है। तो स्टॉक क्या होती है, जो टोटल क्वांटिटी होती है, जो टोटल क्वांटिटी एक सप्लायर के पास, एक सेलर के पास, जो कि वो क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। ये याद रखिए, टोटल क्वांटिटी जो बेचना चाहता है वो। और सप्लाई क्या है, सप्लाई होती है हमारी, रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ a commodity that a buyer or that a seller is willing। तो भाई ये भी बेचना चाहता है वो। तो टोटल जो सप्लाई है रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ बायर दैट अ सेलर इज विलिंग, वो तो ये भी बेचना चाहता है पूरी। एंड एबल टू सेल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर प्राइस। तो यहाँ पर ये वाला जो शब्द है वो डिफरेंस दे गया। तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी तो है उसके पास, मानिए उसके पास है, उसने खरीद रखी है 400 क्वांटिटी खरीद रखी है, उसने 400 यूनिट्स खरीद रखी है, कोई भी कमोडिटी हुई, उसके पास 400 यूनिट तो हैं, बट उसकी दुकान में वो कितनी रखता है, सिर्फ 300। तो जो टोटल उसके पास क्वांटिटी हुई वो कितनी है, 400 है, और वो इस समय दुकान में कितनी सप्लाई कर रहा है, 300। तो आप देख सकते हैं कि फोर्थ वाला गलत क्यों है। क्यों? क्योंकि स्टॉक एंड सप्लाई इक्वल ज़्यादातर नहीं होती। इसमें ऑलवेज लिखा हुआ है इसलिए गलत हो गया है। ज़्यादातर इक्वल नहीं होती, क्योंकि जो स्टॉक है वो हमेशा ज़्यादा होता है, जनरली ज़्यादा होता है सप्लाई से। और हमारा समझ गए होंगे कि आप ये क्यों है ये वाला। तो स्टॉक रेफर्स टू द क्वांटिटी विच कम्स टू मार्केट फॉर सेल।
जो मार्केट में आता है वो सेल के लिए वो क्या होता है, सप्लाई होता है, इसीलिए। तो सेकंड वाला स्टार्ट करते हैं हम। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई कर्व ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट इज कॉल्ड। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन एक सप्लाई कर्व की, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सप्लाई कर्व भी बोलते हैं। और इंडिविजुअल फर्म, एक इंडिविजुअल की फर्म है, उसकी सप्लाई कर्व बतानी है, तो वो क्या हो गई, पहली बात तो प्रोड्यूसर की डिमांड कर्व है, ये हटाओ। कंज्यूमर का डिमांड कर्व है, ये हटाओ। डिमांड की वजह से ये हट गए दोनों के दोनों, ये भी हट गया, ये भी हट गया। इंडिविजुअल की सप्लाई कर्व, तो इंडिविजुअल पूछा उसने, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब सप्लाई कर्व हो गया। तो इंडिविजुअल फॉर्म का अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो क्या हो गया हमारा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अगर यहाँ पे मार्केट होता तो यहाँ पे मार्केट सप्लाई कर्व होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था हमारा, ए। अब थर्ड वाला देखते हैं। द एंटायर शेड्यूल शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस इन द मार्केट, ये पॉइंट याद रखना है, मार्केट। तो एंटायर शेड्यूल मतलब ये हो गया हमारा सप्लाई शेड्यूल। सप्लाई शेड्यूल बता चुका हूँ, जिसमें अलग अलग प्राइजेस होती हैं और अलग क्वांटिटीज़ होती हैं। तो जो एंटायर शेड्यूल शो इन डिफरेंट क्वांटिटीज वेरियस क्वांटिटीज ऑफर्ड फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइजेस, अलग अलग क्वांटिटीज अलग अलग प्राइजेस, किसमें, मार्केट के अंदर। एक कॉमोडिटी की, तो वो क्या हो गई, इंडिविजुअल सप्लाई हो गई, नहीं। मार्केट बात हो गई यहाँ पे। क्वांटिटी सप्लाइड हो गई, नहीं। क्वांटिटी सप्लाइड क्या करता है, प्राइस के अकॉर्डिंगली क्वांटिटी, सप्लाई की क्वांटिटी देखते हैं कि कितनी बदल रही है। तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन हो गया, मार्केट सप्लाई। जो मार्केट में सप्लाई चल रही है अलग अलग क्वांटिटीज़ की अलग अलग प्राइसेस पर, तो उसे बोलते हैं क्या है, मार्केट सप्लाई। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, बी। अब फोर्थ वाला देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई एंड प्राइस। ये तो आप जानते होंगे, मैंने वीडियो में काफ़ी बार बताया है कि कैसी रिलेशनशिप होती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होती है प्राइस और सप्लाई के बीच में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए। नेगेटिव रिलेशनशिप किस में होती है, प्राइस और डिमांड के बीच में। देयर इज़ अ कांस्टेंट रिलेशनशिप, नहीं। देयर इज़ नो रिलेशनशिप, ऑब्वियसली रिलेशनशिप है, वो कौन सी है, पॉजिटिव है, तो इसलिए क्या है हमारा, ए है इसमें। फिफ्थ वाला देखते हैं। एक्सपेंशन और एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई अकर्स ड्यू टू चेंज इन। ओके, मैं ये बता चुका हूँ कि एक्सपेंशन और एक्सटेंशन क्यों होता है सप्लाई में, जब एक कॉमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है, बाकी कोई और फैक्टर नहीं, सिर्फ प्राइस बढ़ जाती है, घट जाती है, नहीं सॉरी, प्राइस बढ़ जाती है तभी एक्सटेंशन होता है। एक कॉमोडिटी की खुद की प्राइस जब बढ़ जाती है तब क्या होता है, एक्सपेंशन होता है और एक्सटेंशन होता है। तो ये क्यों हो सकता है कि ओन प्राइस ऑफ कॉमोडिटी क्या हो गई, बढ़ गई। गोल ऑफ द फर्म, नहीं, कांस्टेंट मानते हैं। नंबर ऑफ फर्म्स, कांस्टेंट मानते हैं। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, कांस्टेंट मानते हैं। तो जब हमने पढ़ा था कि लॉ ऑफ सप्लाई में हम क्या मानते हैं कि ये बाकी सारे फैक्टर क्या है हमारे, कांस्टेंट है, और सिर्फ एक ही फैक्टर काम करता है, वो क्या है हमारा, प्राइस। तो मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व कब होता है, जब ओन प्राइस में चेंज आ जाता है। तो सिक्स वाला देखते हैं अब हम। तो लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई टू। अब लॉ ऑफ सप्लाई किस पे अप्लाई नहीं होता, एक्सेप्शंस याद हो आपको तो दो प्रोडक्ट्स हैं इनमें से जिस पे सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता। तो एक तो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, क्यों, क्योंकि ये सीजनल के अकॉर्डिंग होता है। जो प्रोडक्ट्स नेचर से आते हैं वो सीज़न के अकॉर्डिंगली आते हैं, आप उसकी सप्लाई तो नहीं बढ़ा सकते कि अगर वो सीज़न ही नहीं है तो सप्लाई तो बढ़ेगी नहीं। जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं हम इसकी, तो ये वाला तो नहीं हो गया। एक तो हमारा ये हो गया और एक हमारा क्या हो गया, सी हो गया। पेरिशेबल कॉमोडिटीज़ है, उनकी सप्लाई हम बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज वो क्या है, वो बढ़ा सकते हैं बट बढ़ाना चाहता नहीं है सेलर। क्यों, क्योंकि वो जल्दी ख़राब हो सकती हैं, वो कॉमोडिटीज़ जल्दी ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स की ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ कितनी होती है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन ज़्यादा से ज़्यादा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए और सी। तो हमारा करेक्ट वाला क्या होगा, बोथ ए एंड सी। तो सेवन्थ वाला देखते हैं। सप्लाई कर्व शिफ्ट फॉरवर्ड ड्यू टू, सप्लाई कर्व शिफ्ट, ये पॉइंट ज़रूरी है, शिफ्ट। सप्लाई कर्व शिफ्ट कब होता है, जब प्राइस से नहीं देखते, हम क्या मानते हैं, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है और बाकी सारे अदर फैक्टर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो बाकी अदर फैक्टर क्या हो गए, फैक्टर प्राइस हो गई, या फिर नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट हो गए, हाई बिजनेस एक्सपेक्टेशन हो गई। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, डी है इसका करेक्ट ऑप्शन। क्यों, क्योंकि अगर एक कॉमोडिटी की बनने की प्राइस क्या हो गई, जो कॉस्ट है वो क्या हो गई, कम हो गई, तो उसकी क्या हो जाएगी, मार्जिन बढ़ जाएगी, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो शिफ्ट कैसा आएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट आएगा या राइटवर्ड शिफ्ट बोल सकते हैं जैसे हम। तो डिक्रीज इन फैक्टर प्राइस, ये हो गया क्या, राइटवर्ड शिफ्ट का एक कॉज हो गया। अगर मार्केट में फॉर्म भर जाएंगी, प्राइस बढ़, सप्लाई बढ़ जाएगी, तो मतलब सप्लाई कैसी हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड या राइटवर्ड बोलते हैं हम।
हाई बिजनेस एक्सपेक्टेशन है मतलब प्राइस बढ़ेंगी तो वो क्या करेगा, और प्रॉफिट के लिए सप्लाई बढ़ा देगा। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसीलिए ऑल ऑफ दीज आ गया है। तो अब एट्थ वाला देखते हैं। एट्थ, मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व अकर्स ड्यू टू। मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व हमें पता है, मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व तब होता है जब किसमें चेंज आता है, सिर्फ एक फैक्टर कौन सा है, वो प्राइस। बाकी सारे फैक्टर क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, उनसे मतलब नहीं रहता। और मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व में क्या होता है, सिर्फ एक ही सप्लाई कर्व के अंदर हम क्या करते हैं, सिर्फ एक ही सप्लाई कर्व के अंदर हम क्या करते हैं, अपर पॉइंट लेते हैं और लोअर पॉइंट, मतलब जो भी होता है अपर पॉइंट लोअर पॉइंट, सप्लाई कर्व एक ही होता है हमारा। शिफ्ट में क्या होता है एक्चुअली, हमारा शिफ्ट में होते हैं दो अलग अलग सप्लाई कर्व बन जाते हैं। राइट वर्ड शिफ्ट आ गया, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट आ गया। ये मैं एक्चुअली हाथों से बना रहा हूँ इसलिए मैं पूरा का पूरा लिख नहीं पा रहा। आप आई होप आपको ये वाले समझ में आ जाए। ये हो गया वाई, प्राइस, क्वांटिटी सप्लाइड 0x। तो यहाँ पे दो अलग अलग आ जाते हैं शिफ्ट के टाइम पे, और मूवमेंट के टाइम पे क्या होता है, सिर्फ एक ही रहता है। तो मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व अकर्स ड्यू टू क्यों होती है, या तो इंक्रीज इन ओन प्राइस हो सकती है, प्राइस बढ़ जाए तो भी मूवमेंट होती है, प्राइस घट जाए तो भी मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हमारा, बोथ ए एंड बी। फैक्टर अदर देन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी नहीं, इनकी वजह से क्या होता है, शिफ्ट होता है इनकी वजह से, तो ये नहीं होंगे हमारे। तो अब हम नाइन्थ वाला देखते हैं। इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू राइज इन प्राइस इज कॉल्ड। इंक्रीज क्या हो जाती है, क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ पे क्या लिखा है, क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू राइज इन प्राइस, मतलब हमें पता ही है प्राइस बढ़ गई तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे हम बोलते क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई नहीं, ये किस में होता है, शिफ्ट में होता है। डिक्रीज इन सप्लाई नहीं, ये किस में होता है, शिफ्ट में होता है। एक्सटेंशन इन सप्लाई, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, हाँ ये जब इंक्रीज हो जाती है क्या, क्वांटिटी सप्लाइड किसकी वजह से, खुद की प्राइस की वजह से, तो क्या बोलते हैं उसे हम, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। अभी हमने उल्टा इसका जस्ट पढ़ा है यहाँ पर कि एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई क्यों होता है, जब एक कॉमोडिटी खुद की प्राइस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अब टेंथ वाले देखते हैं। व्हेन सप्लाई फॉल्स ड्यू टू फैक्टर अदर देन ओन प्राइस, ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन ओन प्राइस, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्सटेंशन तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी हमने जिस इससे पहले पढ़ा है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, नहीं होगा। और सप्लाई क्या होगी, गिर गई ड्यू टू अदर फैक्टर, मतलब क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन डी, ये है बी, डिक्रीज इन सप्लाई। कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब खुद की प्राइस की वजह से क्या हो जाती है, क्वांटिटी सप्लाइड गिर जाती है। और डिक्रीज कब होता है, जब अलग फैक्टर, जो भी अलग अलग फैक्टर है प्राइस को छोड़ के, उसकी वजह से क्या होती है, सप्लाई क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो वो होता है डिक्रीज इन सप्लाई। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, कमेंट बॉक्स है, फ्री है, बिल्कुल डालिए। आप जो भी डालना उसके अंदर, जो भी सजेशन वगैरह है, आइडिया वगैरह है, डाल दीजिए बिल्कुल। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे, नेक्स्ट है 11th हमारा। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई वी मूव। ओके, मैंने अभी बताया मूवमेंट के टाइम पे क्या होता है हमारा, एक तो मूवमेंट के अंदर हमारा क्या आ गया, मूवमेंट के अंदर आ गया हमारा एक्सटेंशन आ गया, ये है एक्सटेंशन हो गया। और एक बोल सकते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन, मतलब एक्सटेंशन मतलब बढ़ना और कॉन्ट्रैक्शन मतलब घटना। तो ये है हमारा मूवमेंट। मैंने बताया सिर्फ एक ही सप्लाई कर्व होता है यहाँ पे, वन सप्लाई कर्व, यहाँ पे सिर्फ एक ही सप्लाई कर्व के अंदर रहते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब क्वांटिटी सप्लाइड घटती है तो हम कहाँ मूव होते हैं। तो जब क्वांटिटी सप्लाइड घट रही है तो हम कहाँ मूव होंगे, यहाँ पे मतलब क्या हो रही है, क्वांटिटी सप्लाइड काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर क्वांटिटी सप्लाइड घटानी है तो हम कहाँ मूव होंगे, यहाँ मूव होंगे, यहाँ, मतलब डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड हो सकते हैं। मतलब हम होंगे कहाँ पे, टू राइट ऑन दी अनदर सप्लाई कर्व। अनदर सप्लाई कर्व की तो बात ही नहीं आ रही, वो तो शिफ्ट में होता है, बिल्कुल गलत। फ्रॉम लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट, नीचे से ऊपर नहीं, हम कहाँ आएंगे, अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट, फ्रॉम अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट। और डी बोथ बी एंड सी नहीं, फ्रॉम लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट नहीं जाएंगे हम। कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई में हम कहाँ जाएंगे, सिर्फ फ्रॉम अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट। अब यहाँ पे क्या बोला, इंक्रीज इन सप्लाई, इन केस ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई वी मूव। इंक्रीज इन सप्लाई के टाइम पे कहाँ जाते हैं हम, यहाँ पर हमें पता है शिफ्ट के टाइम पे क्या होती है हमारी, शिफ्ट के टाइम होती है हमारी इंक्रीज और डिक्रीज। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, इंक्रीज और डिक्रीज।
तो इंक्रीज इन सप्लाई के टाइम पे हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे राइट वर्ड, मतलब पहले हमारी इतनी थी, अब सप्लाई इतनी बढ़ गई हमारी, S1 हो गई, तो हम कहाँ जा रहे हैं, राइट वर्ड जा रहे हैं, अलग दूसरे वाले सप्लाई कर्व पर। तो यहाँ पे क्या बोला है, टू राइट ऑन अनदर सप्लाई कर्व, ये ठीक है। टू लेफ्ट ऑन अनदर सप्लाई कर्व नहीं, जब डिक्रीज होती है तब जाते हैं हम यहाँ पे टू लेफ्ट। फ्रॉम अपर पॉइंट टू लोअर पॉइंट नहीं, और फ्रॉम लोअर पॉइंट टू अपर पॉइंट नहीं, क्योंकि ये मूवमेंट दिखा रहे हैं दोनों पॉइंट। अब 13th वाला देखें, इम्पोजिशन ऑफ GST शिफ्ट द सप्लाई कर्व। अगर आपको डिटर्मिनेंट वाला वीडियो याद है, अगर आपने ढंग से पढ़ा है, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया है, तो आप ये वाले क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी मार्क नहीं खा सकते, क्योंकि जो एक डिटर्मिनेंट था वो क्या था, गवर्नमेंट पॉलिसी, उसके अंदर हमारा क्या था, टैक्सेशन था। तो टैक्सेशन अगर बढ़ेगी, अगर एक कॉमोडिटी पे टैक्स बढ़ा दी जाएगा और उसका मार्जिन क्या हो जाएगा, एक सप्लायर का कम हो जाएगा, तो वो क्या चाहेगा, ऑब्वियसली बात है, सप्लाई करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। तो यहाँ पर जब GST बढ़ जाएगी तो सप्लाई कर्व कहाँ जब शिफ्ट होगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि वो सप्लाई कर्व सप्लाई को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। राइट वर्ड तो ये दिखा रहा है कि सप्लाई बढ़ाना चाहेगा, तो ये गलत है। टू द राइट एज वेल एज टू लेफ्ट, ये क्या भाई, दोनों तरफ थोड़ी ना होगा कि बढ़ रहा घट रहा, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, टू द लेफ्ट, मतलब क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। अब 14th वाला देखें, सब्सिडी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी। अब जिसने ये टैक्सेशन वाला याद है उसे सब्सिडी भी याद होगा कि अगर गवर्नमेंट सब्सिडी बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, एक सप्लायर का प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, और सप्लाई करने को मोटिवेट होगा, तो वो क्या करेगा, इंक्रीज इन सप्लाई करेगा। इंक्रीज मतलब यहाँ पे प्राइस की वजह से नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई नहीं, नो चेंज इन सप्लाई, बिल्कुल चेंज आ रहा है, वो क्या हो रहा है, इंक्रीज वाला चेंज हो रहा है। बोथ ए एंड बी नहीं। तो अब हमारा 15th क्या है, व्हेन सप्लाई कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इट इंडिकेट्स। अब ये क्या बोल रहा है भैया हमारा 15th वाला क्वेश्चन, की जो सप्लाई कर्व है हमारा, जो सप्लाई कर्व है हमारा, आई एम सो सॉरी ऐसे जा रहा है, Y0X प्राइस यहाँ आ गई हमारी, QS हमारी यहाँ है, सॉरी S हमारी यहाँ है, सप्लाई मान ले रहे हैं बस। तो जो हमारा क्या है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है, व्हेन सप्लाई कर्व इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मतलब ये क्या है, हमारी क्वांटिटी सप्लाइड बिल्कुल चेंज नहीं हो रही है, प्राइस बढ़ रही घट रही होगी, बट क्वांटिटी सप्लाइड क्या है हमारी, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये कौन सी सिचुएशन हो गई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई हो गई हमारी ये वाली सिचुएशन। तो जब एक सप्लाई कर्व क्या होता है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन होता है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, तो क्या दिखाता है, परफेक्टली यूनिटरी इलास्टिक नहीं, परफेक्टली इलास्टिक बिल्कुल भी नहीं। परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है। परफेक्टली इनइलास्टिक बिल्कुल। 15th का क्या है हमारा, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। अब हम देखते हैं 16th वाला, अ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन फॉर्मिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो अब हमारा भैया ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सप्लाई कर्व में जो स्ट्रेट लाइन जाती है, सप्लाई कर्व में कौन सा एंगल बनाते हुए, y(x0) प्राइस और सप्लाई, कौन सा एंगल बनाते हुए, 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाती है। वो क्या होती है, वो क्या दिखाता है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, इज इक्वल टू जीरो। इज इक्वल टू जीरो का हमारे को पता है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो है तो हमारा कर्व कैसा बनेगा, ऐसा। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर हमारी इन्फिनिटी है तो कर्व कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज जीरो, बिल्कुल भी नहीं, गलत हो गया ये। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर इक्वल टू 1 है तो मतलब ये वाला बनेगा हमारा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये वाला, पॉइंट बी। अब सी वाला क्या कह रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी सप्लाई में ज़्यादा चेंज आ रहा है इन कंपैरिजन विथ प्राइस। तो हमारा कैसा हो जाएगा, वो हमारा ऐसा हो जाएगा वो।
मतलब हमारा प्राइस में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा बट क्वांटिटी सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाएगा। तो और इसका उल्टा वाला हमारा डी वाला पॉइंट ऐसा हो जाएगा। तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आ गया हो ये वाला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसमें मार्क भी कर रखा है। अब हम देखते हैं 18th वाला क्वेश्चन। 18th वाला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि व्हेन सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब आपको बताऊं मैं, ये वाला भी मैंने बनाया है जस्ट, ये वाई ये एक्स एक्सिस है हमारा, ये जीरो हो गया, प्राइस क्यू एस। तो जो सप्लाई कर्व पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, यहाँ पे देख सकते हैं पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है यहाँ पर, इन्फिनिट, मतलब परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है हमारी। तो जब क्या पूछ रहा है, व्हेन सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इन्फिनिट, इज इन्फिनिटी। ओके, अब 19 वाला क्या पूछ रहा है, सप्लाई इज मोर इलास्टिक इन केस ऑफ, ओके, अगर जिसने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के फैक्टर पड़े हुए हैं तो वो तो भाई हाल बता देगा कौन सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है। तो सप्लाई कब इलास्टिक ज़्यादा होती है, जब सबसे ज़्यादा लॉन्ग पीरियड होता है, मतलब वेरी शॉर्ट पीरियड में तो काफ़ी इन इलास्टिक रहेगी, कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहेगा अपनी सप्लाई को, शॉर्ट पीरियड में भी ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहेगा। बट जो लॉन्ग पीरियड है वो सोच रहा है कि हाँ यार काफ़ी लॉन्ग पीरियड है, अभी बढ़ा ले रहा हूँ, कोई नहीं, प्रॉफिट हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा, आराम से घर में बैठ के खाऊंगा, मस्त जिंदगी जीऊँगा। तो जो लॉन्ग पीरियड है उसमें वो क्या करेगा, सप्लाई को बढ़ा देगा, बढ़ा के घटा भी सकता है, वो डिपेंड करता है उसके मन पे, मतलब बढ़ा सकता है घटा भी सकता है, उसके पास चॉइसेस हैं। शॉर्ट पीरियड में, वेरी शॉर्ट पीरियड में नहीं कर सकता, उसके पास चॉइसेस नहीं है, दिक्कत हो जाएगी उसे। तो यहाँ पर जब लॉन्ग पीरियड होता है तो सप्लाई क्या होती है, इलास्टिक होती है, ज़्यादा इलास्टिक, मतलब वो बढ़ाव घटाव कर सकता है। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया हो, क्योंकि अब 20th वाला देखेंगे तो सप्लाई ऑफ ड्यूरेबल गुड्स क्या है हमारी, क्या होती है जनरली, जो सप्लाई होती है ड्यूरेबल गुड्स की वो होती है ज़्यादातर, ड्यूरेबल गुड्स मतलब उसकी क्या होती है, मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक क्यों होती है, क्योंकि हमें पहले पता है ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, जो टिक जाएं, सालों तक रह सकते हैं, ख़राब नहीं होंगे। तो अगर सालों तक रह रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया, उसका ड्यूरेशन लॉन्ग पीरियड वाला हो गया। अब काफ़ी लॉन्ग पीरियड का ड्यूरेशन हो गया, इसका मतलब क्या है, अब जब सप्लायर चाहे तो उसकी सप्लाई बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो इसकी वजह से क्या हो गई, मोर इलास्टिक हो गए। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हो। अगर पेरिशेबल गुड्स की बात होती तो वो लेस इलास्टिक होता, क्यों, पेरिशेबल गुड्स की ज़्यादा सप्लाई बढ़ाना चाहता ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उसकी लाइफ ड्यूरेशन इतनी लंबी नहीं होती, उसकी ड्यूरेशन वेरी शॉर्ट पीरियड टाइम की होती है, मतलब 4, 5, 6 दिन, 7 दिन, बस इतनी। जैसे ये होते हैं ना, ब्रेड वगैरह बिकती हैं, फल वगैरह हुए, तो ज़्यादा लंबे टिकते नहीं है। तो इसीलिए इनकी क्या होती है, इन इलास्टिक सप्लाई ज़्यादातर होती है, या फिर लेस इलास्टिक बोल सकते हैं उसे हम। तो हमारी 21 का क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब इसने कह दिया इन केस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मोर देन 1। अब भाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है हमारी, मोर देन 1 है, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1.1 भी हो सकती है, 1.1 से लेकर 1.9 तक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो हम मानते हैं अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 5 है, 5 नहीं, चलो 2 ही मानते हैं, 2 है, तो ये क्या दिखा रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है हमारी, मोर देन 1 है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो परसेंटेज चेंज है इन क्वांटिटी सप्लाइड वो क्या है, वो ज़्यादा है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से क्या है, वो ज़्यादा है। मतलब अगर मानिए यहाँ पर हमारी 40% ऊपर आ रहा है, हमारा चेंज आ रहा है 40%, और हमारा ये प्राइस में कितना चेंज आ रहा है, 20% चेंज आ रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितनी आ गई हमारी, 2 आ गई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2 आ गई हमारी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो प्राइस में चेंज आने की वजह से, प्राइस में अगर 20% चेंज आ रहा है तो क्वांटिटी डिमांड सप्लाइड में कितना चेंज आ रहा है, 40% चेंज आ रहा है। इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी सप्लाइड जो है ऐसे हमारा क्यू एस नीचे आ गया, 0 वाई प्राइस। तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है हमारी, प्राइस में थोड़े से चेंज आ जाने की वजह से हमारी क्या हो रही है, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जा रही है। क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रही है, ज़्यादा बढ़ जा रही है, मतलब थोड़े से चेंज आने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो रही है, ज़्यादा बढ़ जा रही है। और अगर उल्टा होता इसका कि
अगर क्वांटिटी सप्लाइड कम बढ़ रही है तो ऐसा क्या हो जाता, ऐसा कर्व हो जाता। मतलब प्राइस तो बढ़ रही है, प्राइस तो यहाँ से यहाँ हो गई, बट क्वांटिटी सप्लाई यहाँ से सिर्फ यहाँ होगी। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया हो। तो इसने क्या पूछा है, अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब इन्फिनिटी हो गया, ये बिल्कुल गलत है। अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, जीरो इलास्टिसिटी हो गया। अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस, अब ये कहाँ से, कौन से वाले एक्सिस से स्टार्ट हो रही है स्ट्रेट लाइन, वाई एक्सिस से। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ये वाला। तो अब 22 क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 22 तो हमारा ये क्या है, हमारा ये है न्यूमेरिकल। तो मैं आपको साथ साथ समझाता जाऊंगा न्यूमेरिकल, क्वेश्चन को करते करते साथ साथ समझेंगे भी। तो भाई इन्होंने क्या कह दिया हमसे कि इन्होंने ये कह दिया कि जो है हमारी मार्केट सप्लाई, वो मार्केट सप्लाई कितनी है हमारी, मार्केट सप्लाई है हमारी 120 यूनिट्स। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो फिर भाई आपके लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और उसने क्या कह दिया, जो दो अलग अलग इंडिविजुअल फर्म थी, 2 इंडिविजुअल फर्म जो हैं, तो मतलब इन्होंने क्या कह दिया कि जो मार्केट में है वो कितनी फर्म है, 3 फर्म है, और तीनों फर्म की टोटल सप्लाई कितनी है 120। समझ गए भाई, मतलब दो। अब इसने एक और चीज़ बता दी कि जो 2 फॉर्म्स हैं, सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ 2 पैरेलल्स, जो 2 फॉर्म है उसकी सप्लाई कितनी है 76 यूनिट्स है उनकी सप्लाई। तो अब वो पूछ रहे हैं थर्ड वाली फॉर्म की कितनी हो गई। तो अब हम देखते हैं थर्ड फॉर्म की मार्केट सप्लाई कितनी हो जाएगी, वो थर्ड फॉर्म की सप्लाई कितनी हो जाएगी। एक तो मार्केट सप्लाई हमें पता है तीनों फॉर्म की कितनी है, तीनों फॉर्म की मार्केट सप्लाई कितनी है 120 यूनिट्स है। और 2 फॉर्म की सप्लाई कितनी हो गई हमारी, 2 फॉर्म की कितनी है टोटल, वो है 76। तो मार्केट मतलब तीनों फॉर्म की कितनी है हमारी 120 और 2 फॉर्म की कितनी है 76। तो हमारे को पता चल गया 120 माइनस 76 करना है थर्ड फॉर्म की क्वांटिटी सप्लाइड निकालने के लिए। तो वो क्या हो गया हमारी 120 माइनस 76 के लिए क्या हो गया हमारा 44 यूनिट्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा 44 यूनिट्स। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, बहुत नॉर्मल सा इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन क्या है हमारा। एक और क्वेश्चन है भाई 23rd वाला, क्या कह रहा है हमारा कि 18% क्या हो गई हमारी प्राइस फॉल हो गई। जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस आया वो हमारा क्या है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारा क्या है 18% है। मतलब हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है 18%। और डिक्रीज इन सप्लाई कितनी हो गई, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कितना है हमारा, इन क्वांटिटी सप्लाई कितना है हमारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई कितना आ गया हमारा 27% दे रखा है। उन्होंने कह दी कि भाई एक कॉमोडिटी की प्राइस क्या हुई 18% गिर गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ सप्लाई कितनी गिर गई 27% गिर गई। तो अब क्या निकालना है हमें, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। भाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है। इससे तो इजी सा क्वेश्चन आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता भाई। अगर आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला पता है और आपको पुट करना पता है तो फिर इससे ज़्यादा इजी तो है ही नहीं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाइड कितना है 27%, 27 डिवाइडेड बाय 18। ये क्या हो गया हमारा 2, ये क्या हो गया हमारा 3। तो हमारा क्या है 1.5 आ गया हमारा क्या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये क्या है मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, सॉरी मोर देन यूनिटरी, आई एम सो सॉरी, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। और जिसे हम बोल सकते हैं इलास्टिक भी बोल सकते हैं। तो 1.5 आ गई है, ठीक है। आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया हो। बहुत इजी क्वेश्चन था। 23rd, ये 22 है। अब एक और 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, फिर क्या है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई नो आप कह रहे होंगे यार इतनी लंबी वीडियो कौन बनाता है, बट भाई पढ़ाई करनी है तो लंबी तो बनानी पड़ेगी वीडियो। देखो हम क्वेश्चन नहीं देख रहे भाई, ठीक है। क्वेश्चन पे हमने रख दिए, क्वेश्चन पे कॉपी, ओ सॉरी आंसर नहीं देख रहे हैं हम, आंसर पे रख दिया हमने कॉपी। क्वेश्चन करेंगे उसके बाद देखेंगे आंसर सही आ रहा है कि नहीं आया। आपके पास भी थोड़े ना आंसर होंगे।
तो अब हमारा क्या है 24th क्वेश्चन है। 24th क्या कह रहा है कि कितना परसेंट इंक्रीज हो गया प्राइस में, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हो गया, प्राइस कितना हो गया 15% हो गया। उसकी वजह से क्वांटिटी सप्लाइड कितनी बढ़ गई, उसमें परसेंटेज चेंज कितना हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड कितना हो गया 10%। क्या पूछा है, ES पूछा है। ES का फॉर्मूला हमें पता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अभी करा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये QS मैंने लिख दिया, आप पूरा क्वांटिटी सप्लाइड लिख लीजिएगा, मेरे तो अभी नंबर नहीं काटेंगे, आपके तो नंबर कट जाएंगे। तो ES पूछा है, तो अब ये क्या है हमारी, ये हो गई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो गई हमारी 10% हो गई, और ये कितनी हो गई 15, 1/3 ओके 1/3 हो गई। तो हमारी ये क्या हो गई 0.3 के आसपास हो गई 0.3। अब 0.3 क्या है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक है, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होता है, 1 से छोटा है ना भाई, तो लेस देन यूनिटरी इलास्टिक होगा। इसे और क्या बोल सकते हैं हम, इन इलास्टिक भी बोल सकते हैं। तो 0.3 क्या हो गया हमारा, इन इलास्टिक हो गया। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है हमारी, इलास्टिक नहीं, जब 1 से ज़्यादा होती है तो इलास्टिक होती है, इन इलास्टिक बिल्कुल है। परफेक्टली इलास्टिक मतलब इन्फिनिटी, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब 0 हो गई हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी इन्फिनिटी इसमें हो गई। इन इलास्टिक में 0.3 है हमारी, और अगर 1 से ज़्यादा होती तो क्या होती हमारी, सॉरी 1 से ज़्यादा होती तो इलास्टिक, इन इलास्टिक 0.3 है इसीलिए 1 से छोटा है। परफेक्टली इलास्टिक इन्फिनिटी, परफेक्टली इन इलास्टिक 0। तो आई होप को कॉन्सेप्ट वाला भी समझ में आ गया हो। अब देखते हो 24th का हमारा क्या है, ऑप्शन बी है, क्या ऑप्शन है बी। आई होप ये वाला समझ में आ गया हो। अब मैं जानता हूँ 25th का आंसर देख लिया होगा, बट करना तो हमें तब भी है भाई, वीडियो तो लंबी करनी है और क्या। तो 25th का देखते हैं अब क्या है। 25th क्या कह रहा है कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इसने दे दी भाई पहले हमें, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है हमारी 0.6 कह दी, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी दे दिया है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी दे दिया है, वो क्या है हमारा 5 है। अब क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज इन QS। अब उन्होंने पूछ के परसेंटेज इन QS बताओ, हम कहेंगे भैया जब तक हमें फॉर्मूला पता है, जब तक हमें डिजिट को पुट करना पता है, तब तक तो ये ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए क्या हैं, बिल्कुल ईजी हैं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या है हमारी यहाँ पे, वो तो पता ही नहीं है, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस हमारी वो तो पता ही है। अब हम डिजिट्स पुट करते हैं, जो वैल्यूज उनकी पुट करते हैं। यहाँ पे हमारी क्या है 0.6, यहाँ पे ऊपर तो हमें बताया नहीं है, नीचे कितना दे रखा है 5 दे रखा है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गया हमारा 5 × 0.6, ये हो गया हमारा 3। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गया हमारा 3। तो अब समझ गए होंगे आप कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड क्या है हमारा, कम है किससे, परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। इसका मतलब क्या है हमारा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो 0.6 आनी ही थी, मतलब लेस देन यूनिटरी इलास्टिक मतलब इन इलास्टिक। और अब हम चेक करें आंसर सही है कि नहीं, तो हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन, इसमें 3 दे रखा है डी वाला भैया, ओहो 25 का डी बिल्कुल सही आया। तो आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हो। समझ में आ गए तो प्लीज़ अपने दोस्तों से आगे भेजिए, दोस्तों को भेजिए, जूनियर को भेजिए, जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, जिससे पढ़नी चाहिए, जैसे आपको लग रहा है कि पढ़ नहीं रहा, पढ़नी चाहिए, उसे भेजिए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ऑब्वियस ही बात है लाइक करें, चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें, एंड करवाते रहें। और वीडियो क्या करना है, स्टोरी पर डालो, व्हाट्सएप डालो, इंस्टा डालो, जहाँ डालना है बस डालते रहो, स्टोरी आराम से। तो आई होप आपको समझ में आ गए हो सारे टॉपिक्स। अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाए तो कमेंट बॉक्स यूज़ करना है, सजेशन बताने हैं, आइडिया बताने हैं, क्वेश्चन बताने हैं, मैं उस पर क्या करूँगा, उस पर बिल्कुल कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूँगा, आंसर बताने की कोशिश करूँगा, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।